अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूँ इंग्लिश 301 बिजनेस कम्युनिकेशन के लेक्चर नंबर 43 में। ये लेक्चर पिछले लेक्चर की ही कंटिन्यूएशन है और इसलिए इसका टाइटल जो है वो पिछले लेक्चर के सेम है, थीसिस राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन। इस लेक्चर के अंदर जो हैंडआउट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ ये हाईलाइटेड नोट्स की शेप में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये नोट्स जो हैं सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइबर्स के साथ शेयर किए जाएंगे। आइए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर काफ़ी डिटेल लेक्चर है। इसमें तकरीबन 12 से 13 टॉपिक जो है हम कवर करेंगे। उसमें नंबर 1 पे है सेक्शन ऑफ अ थीसिस, इंट्रोडक्शन है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम है, बैकग्राउंड एंड नीड है, रैशनल है, पर्पस ऑफ द प्रोजेक्ट है, रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस है, लिटरेचर रिव्यू है, मेथोडोलॉजी है, डेटा कलेक्शन एनालिसिस प्लान है, डिस्कशन है, कंक्लूजन्स हैं, बिब्लियोग्राफी है, अपेंडिसेस हैं और उसके बाद टेबल ऑफ फिगर्स है। तो ये एक लेंथी लेक्चर है, लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम इसको डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे जितना प्रिसाइज और आसान हो सकता है उसमें हम डिस्कस करेंगे। ये सारे जो आउटलाइन है कोर्स की वो हम प्रेजेंटेशन में देख चुके हैं। आइए वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सेक्शन ऑफ अ थीसिस फॉर्मेट की बात कर रहे हैं हम। फॉलोइंग सेक्शन जो हैं वो मोस्ट जो थीसिस होते हैं या रिसर्च प्रोजेक्ट होते हैं उनके अंदर ये सारे सेक्शन जो हैं वो मौजूद होते हैं। नंबर 1 पे इंट्रोडक्शन है। दिस सेक्शन इज़ एन इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक ऑफ द सब्जेक्ट। इस सेक्शन के अंदर हम इंट्रोडक्शन करते हैं उस टॉपिक को और उस सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं जिसके हम ऊपर हम अपनी रिसर्च कर रहे होते हैं। ये बैकग्राउंड ऑफ रिसर्च जो है उसको सब्सक्राइब करता है, उसको डिफाइन करता है, सॉरी। और उसके बाद ये बताता है कि मेजर आइडियाज़ पर्टिकुलरली जो इस थ्योरी के अंदर यूज़ किए गए हैं और थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव जो है उस रिसर्च का वो निकल कर आता है इसमें से। इंट्रोडक्शन एक्सप्लेन करता है कि भाई कि क्या वजूहात थी जिसकी वजह से आपने रिसर्च की है, और ये आल्सो ये बात बता रहा होता है कि कौन से वैल्यूएबल और सिग्निफिकेंट फैक्ट्स हैं जिनके ऊपर आपने ये रिसर्च की है। इंट्रोडक्शन आउटलाइन भी डिज़ाइन कर देता है आपके हाइपोथेसिस की, और क्वेश्चंस वगैरह जो हैं वो इससे क्लियर हो जाते हैं कि क्या चीज़ें इस रिसर्च पेपर के अंदर जो है आप ऑडियंस से एड्रेस करना चाह रहे हैं या अपने रीडर से एड्रेस करना चाह रहे हैं। हाइपोथेसिस क्या होता है, ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है इस लेक्चर के अंदर। अ रिसर्च हाइपोथेसिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेशन और प्रिडिक्शन दैट विल बी टेस्टेड बाय रिसर्च। यानी कि हाइपोथेसिस की सिंपल सी डेफिनेशन ये है, ये एक रिसर्च स्टेटमेंट होता है कि एक्सपेक्टेशन और प्रिडिक्शन क्या है जो इस रिसर्च में मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेरिमेंट किए गए हैं और टेस्ट किया गया है उससे रिलेटेड जो एक्सपेक्टेशन और प्रिडिक्शन जो रिसर्चर जो है इस रिपोर्ट में जो मेड कर रहे हैं वो हाइपोथेसिस कहलाता है। स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, यू शुड क्लियरली, जो आप अपनी रिसर्च कर रहे हो, जो थीसिस आप बना रहे हो उसके अंदर आपका जो स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम है वो आप क्लियरली स्टेट करें ताकि लोगों को और उससे रिलेटेड रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो आप उसके अंदर डिफाइन करें ताकि आपके रीडर को आसानी से पता चल सके कि किस प्रॉब्लम के रिलेटेड ये हम ये रिसर्च पेपर पढ़ेंगे तो हमारी कौन सी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो रही है या कौन सी हमारी प्रॉब्लम को जो है ये स्टडी कर रहा है। इसको मैं कोशिश करता हूँ फुल स्क्रीन कर लूँ जी। उसके बाद यहाँ पर है यू शुड, ये हो गया हमारा, इज योर रिसर्च प्रॉब्लम एड्रेसिंग अ सिग्निफिकेंट सोशल प्रॉब्लम और इट इज टेस्टिंग सम थ्योरेटिकल हाइपोथेसिस सच एज आर्ग्यूमेंट दैट हाई टेलीविजन व्यूइंग लेवल मेक पीपल अ पॉलिटिकल एंड पावरलेस। यानी कि आप रिसर्च प्रॉब्लम में जो है आपके एड्रेस कर सकता है, एक सिग्निफिकेंट सोशल प्रॉब्लम हो सकती है यानी कि एक माशरती प्रॉब्लम हो सकती है जैसे इकोनॉमिक क्राइसिस हो सकता है, और भी बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती है। मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। एक कोई आर्गुमेंट भी हो सकता है जैसे देर तक टीवी देखने से या हाई टेलीविजन व्यूइंग से लोग जो हैं वो अपॉलिटिकल हो जाते हैं या पावरलेस हो जाते हैं। द इश्यूज रेज आइडियली एंड टाइमली रेलेवेंट टू द प्रॉब्लम और ट्रेंड ऑफ द प्रेजेंट टाइम है ब्रॉड एप्लीकेबिलिटी। जो इशू आप अपनी थीसिस के अंदर रेज करें जिसके ऊपर अपना रिसर्च प्रोडक्ट बना रहे हो, वो जो है प्रॉब्लम जो है वो ट्रेंडिंग होनी चाहिए या रेलेवेंट होनी चाहिए ऐसा, और प्रेजेंट टाइम के अंदर यानी कि प्रेजेंट टाइम में वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही हो। जैसे कोई बंदा बहुत ही डेवलप कंट्री में, जैसे कि न्यूजीलैंड है, वहाँ क्राइम रेट बिल्कुल ज़ीरो है। वहाँ पर जो है पुलिस ऑफिसर जो है वो बगैर डंडे के बगैर हथियार के निकलता है वहाँ पर। तो उसको ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि क्राइम रेट ज़ीरो है। अगर वहाँ पे कोई क्राइम पे रिसर्च दिखेगा तो वो रेलेवेंट नहीं होगी वहाँ के लोग की, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम ही नहीं है वो। तो आपने लोगों की प्रॉब्लम को एड्रेस करना है। In this section, you should first grab attention and interest of your reader and secondly introduce a problem to be studied. इस सेक्शन के अंदर आपने कोशिश करना है, कौन से सेक्शन के अंदर, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम सेक्शन के अंदर। इस सेक्शन के अंदर आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप अपने रीडर का अटेंशन ग्रैब कर लें, अपने रीडर को इंटरेस्ट दिला दें अपनी रिपोर्ट के अंदर, और सेकेंडली और उसको प्रॉब्लम फिर इंट्रोड्यूस करें। पहले उसकी अटेंशन ग्रैब करें, फिर उसका इंटरेस्ट ग्रैब करें एंड देन अपनी प्रॉब्लम को आप इंट्रोड्यूस करें। अच्छा, इस लेक्चर के अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं ऑब्वियस हैं जो आप पढ़ के समझ सकते हैं, कि जैसे
इस शॉर्ट स्टडी के व्हाट यू विल प्रूव, क्या आप प्रूव करना चाह रहे हैं, आर्गुमेंट है, स्कोप है, मेन आइडिया है, पर्पस है, क्या सारी चीज़ें। तो ये सिंपल सी चीज़ें जो आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगी। अगर इस लेक्चर को मैं डिटेल में लेके चलूँगा तो ये लेक्चर 1 घंटे में भी ख़त्म नहीं होगा। तो मैंने ये हाइलाइट कर दिए हैं हैंडआउट्स, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएँगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी मौजूद होगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, फेसबुक पेज का लिंक मौजूद है। जो आपके लिए सूटेबल हो उस पे आप क्लिक करें एंड देन मुझसे कांटेक्ट कर लें, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये प्रोवाइड कर दूंगा। इसको आप रीड कर लीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो हम इस लेक्चर में देख लेते हैं, बाकी जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है उनको हम लीव कर देते हैं। लीव करने से मुराद मेरा ये है कि इस लेक्चर के दौरान मैं उसको डिस्कस नहीं करूंगा। आप उसको पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो जो मेन डेफिनेशन है आगे उसी की एक्सप्लेनेशन है। जब आपको मेन डेफिनेशन समझ में आ गई तो वो एक्सप्लेनेशन मजीद उस डेफिनेशन को क्लियर कर देगी। Background and need. You should present relevant literature that support the need of your project, research, article, books. इसमें सिंपल ये है कि बैकग्राउंड में कौन सी इन्फॉर्मेशन आपने यूज़ की है, जैसे कुछ रिसर्च आर्टिकल्स यूज़ किए हैं, बुक्स यूज़ की हैं, एजुकेशनल गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स आपने यूज़ किए हैं। गवर्नमेंट जो है मुख्तलिफ रिपोर्ट्स वगैरह निकालती हैं जिसमें मुख्तलिफ स्टैटिस्टिक्स होते हैं, आपने वो यूज़ किए हैं। तो वो आप बैकग्राउंड और नीड जो है वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। रेशनल है, द रेशनल शुड डिफाइन द लार्जर प्रॉब्लम बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, समराइज व्हाट इज न्यू known about the problem, define the gap in the knowledge and state what need to be done to be address the gap। रेशनल में सिंपल आप ये करते हैं, जैसे आपने एक प्रॉब्लम उठाई, वो एक सोशल इशू था। उस सोशल इशू के बारे में आप समराइज कर दें कि जो जो चीज़ें आम हैं और लोग उसको जानते हैं, और उस वो आप इतने ज़्यादा समराइज करते हैं। उसके अलावा जो गैप्स हैं, जो लोग समझ नहीं पाते या लोगों की नॉलेज में जो चीज़ें नहीं हैं, वो उन चीज़ों को आप समराइज वे में लोगों के सामने लेकर आएँ, अपने रीडर्स के सामने लेकर आएँ। पर्पस ऑफ द प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन द अबव बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ द स्टडी। जो आपने बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन यूज़ की है उसको यूज़ करने का आपका मकसद क्या था, वो मकसद आप यहाँ पे डिफाइन कर दें अपने प्रोजेक्ट का। रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस, गिव द बैकग्राउंड अबव, यू केयरफुली स्टेट द हाइपोथेसिस दैट विल बी टेस्टेड इन योर थीसिस। बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दें और केयरफुली स्टेट करें अपने हाइपोथेसिस को, जो कि आपकी थीसिस के अंदर जाके टेस्ट होगा कि आपने जो आपका थीसिस होना चाहिए वो कंपैरेटिव होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जैसे कि हम स्मार्ट ऑब्जेक्टिव लेते हैं, स्मार्ट जैसे एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अटेनेबल, टी फॉर टाइम बाउंड। इसी तरीके से ये है कि कंपैरेटिव होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए आपका हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस अ गाइड और अ साइन पोस्ट टू द रिसर्चर दैट कीप ऑन वन ट्रैक। यानी कि एक हाइपोथेसिस जो होता है एक गाइड करता है रीडर को, और एक साइन होता है कि जो रिसर्चर जो है वो एक ही ट्रैक पे रहे, ना कि उसकी रिसर्च कभी किस तरफ जा रही हो कभी किस तरफ जा रही हो। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कुछ मेन पॉइंट्स दिए हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। हाइपोथेसिस फॉर्मुलेटी इन सच अ वे इट इनेबल द रिसर्चर टू टेस्ट इट। यानी कि हाइपोथेसिस जो आपका रिसर्च प्रोडक्ट है वो इस तरीके से डिज़ाइन होना चाहिए कि आप उसके ऊपर रिसर्च कर सकें और उन रिसर्च की जो फैक्ट एंड फिगर निकल के आए उनको टेस्ट भी कर सकें। हाइपोथेसिस डिपिक्ट एंड डिस्क्राइब द मेथड ऑफ फॉलोइंग ड्यूरिंग स्टडीज। यानी कि हाइपोथेसिस डिपिक्ट डिस्क्राइब मेथड जो है, जोन सा मेथड आप यूज़ कर रहे हैं वो डिस्क्राइब होना चाहिए, और पूरी स्टडी के दौरान वो मेथड जो है वो यूज़ होना चाहिए। हाइपोथेसिस स्टेब्लिश द प्रिसाइज फोकस ऑन योर रिसर्च स्टडी। हाइपोथेसिस जो है वो एक प्रिसाइज फोकस आपका मेंटेन करके रखता है अपनी रिसर्च स्टडी के ऊपर। हाइपोथेसिस हेल्प डिसाइड द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। हाइपोथेसिस आपकी हेल्प करता है कि आपने कौन से एम्स लेने हैं, कौन से ऑब्जेक्टिव लेने हैं अपनी स्टडी के अंदर। A thesis statement is what you will prove in the argument. If it is the scope, it is the main idea and the purpose of your paper, and that you intend to develop, prove, defend, or explore the evidence. Therefore, an argument or informational edge must be not be obvious. एक थीसिस स्टेटमेंट जो होता है वो बता रहा होता है कि आप क्या प्रूव करना चाह रहे हैं, वो आर्गुमेंट है, स्कोप है, मेन आइडिया है या पर्पस है। सही है। तो ये सारी चीज़ें जो है बिल्कुल ऑब्वियस नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। एक आम सा टॉपिक नहीं होना चाहिए जो लोगों को पता है और आप उसी को उठा के प्रूफ करना शुरू कर दें, आर्गुमेंट करना शुरू कर दें। तो वो इतनी अच्छी बात नहीं है, लोगों का इंटरेस्ट भी नहीं होगा और रीडर का इंटरेस्ट भी नहीं होगा, और आपका प्रोजेक्ट इतना फिजिबल और अट्रैक्टिव नहीं होगा। एग्जाम्पल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक थीसिस स्टेटमेंट। नोटिस द ट्रांजिशन फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। एक ट्रांजिशन दी हुई है यहाँ पे, एक जनरल पॉइंट क्या होता है और स्पेसिफिक पॉइंट क्या होता है। जैसे मैन एंड वुमेन आर डिफरेंट, एक जनरल पॉइंट है कि आज या एक लड़का और एक लड़की जो है वो मुख्तलिफ होते हैं। मैन एंड वुमेन कम्युनिकेट डिफरेंटली। एक लड़का लड़की जब बात करते हैं तो दोनों अलग अलग तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। वेयर इज मैन टेंड टू बी फोकस ऑन द लिटरल एस्पेक्ट ऑफ व्हाट इज बीइंग सेड इन अ कन्वर्सेशन। आदमियों की या लड़कों की ये आदत होती है कि वो जो लिटरल एस्पेक्ट होता है, छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं कन्वर्सेशन के अंदर, उसको भी नोट डाउन कर रहे होते हैं। वुमेन ऑफन रीड बिटवीन द लाइन एंड फोकस ऑन द मोर इंटेंशन बॉडी लैंग्वेज। दिस फिनोमिना में सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट द हाई डिवोर्स रेट among many people।
ये ख़वातीन जो होती हैं वो बिटवीन द लाइन्स देखती हैं, वो अपने मतलब की बात ले लेती हैं और उसके ऊपर जो है, और उनकी ज़्यादा फ़ोकस जो होता है इनोटेशन के होता है कि आप किस तरीके से बात कर रहे हैं और बॉडी लैंग्वेज कैसी है। ये फिनोमिना जो है कंट्रीब्यूट करता है हाई डिवोर्स रेट अमंग मेनी कपल्स के अंदर, यानी कि बहुत कपल्स के अंदर जो है ये डिवोर्स का बायस बनता है। अब देखें, एक जनरल बात शुरू हुई और वो उसको स्पेसिफिक तक ले गए। आपके थीसिस स्टेटमेंट ऐसे ही होने चाहिए, जनरल से शुरू हो और स्पेसिफिक तक चले जाएं। अंडरस्टैंड द डिस्टिंक्शन बिटवीन द सब्जेक्ट एंड अ टॉपिक दैट कैन हेल्प यू टू प्लान योर रिसर्च पेपर इफेक्टिवली। आप एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपकी कि भाई, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और डिस्टिंक्शन होना चाहिए आपके पास कि सब्जेक्ट और टॉपिक के रिलेटेड, कि आप अपना रिसर्च पेपर एक अच्छे तरीके से लिख सकें। आपको सब्जेक्ट के ऊपर भी ग्रेस्प होना चाहिए और आपके टॉपिक के ऊपर भी ग्रेस्प होना चाहिए, उसके बाद जाके आप अपना रिसर्च पेपर इफेक्टिवली लिख सकते हैं। Within a broader research subject, decide about the topic that is more focused and worth an investigation. अब आप एक ब्रॉडर रिसर्च करें उस सब्जेक्ट की और उस सब्जेक्ट से रिलेटेड एक टॉपिक निकाल के लाएं जो कि वाकई वर्थ रखता हो इन्वेस्टिगेशन की। कंसीडर योर सब्जेक्ट और टॉपिक एंड आंसर द क्वेश्चन हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ, यानी कि 5 W's एंड 1 H। ये 5 W 1 H टेक्निक होती है, इसको स्टैंडर्डाइजेशन भी बोलते हैं टेक्निकल टर्म्स के अंदर, कि जब आप किसी टॉपिक पे रिसर्च करते हैं, कोई प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, तो उसमें ये टेक्निक डिफाइन होती है। इससे क्या होता है, आपका पूरा टॉपिक जो है वो समराइज हो जाता है। ड्रॉ अ शॉर्ट एंड पॉसिबल लिस्ट ऑफ टॉपिक एंड सेटल फॉर द वंस दैट इंटरेस्ट यू एंड इज वर्थ इन्वेस्टिगेशन। यही पहले वाले पॉइंट को डिफाइन कर रहा है कि एक टॉपिक सेलेक्ट करें और उस पर सेटल हो जाएं जो कि आपको इंटरेस्ट करता हो और वाकई वो इस काबिल भी हो कि उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जाए और पूरा रिसर्च और थीसिस रिपोर्ट लिख दी जाए। बी श्योर दैट द टॉपिक मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ योर रिसर्च असाइनमेंट, ऑडियंस नीड एंड एक्सपेक्टेशन। इस बात का खास ख्याल रखें कि जो टॉपिक आप सेलेक्ट करें वो रिक्वायरमेंट मीट करता हो आपकी रिसर्च की, असाइनमेंट की, ऑडियंस की नीड हो, यानी कि जो आपकी रीडर्स हैं उनकी ज़रूरत हो, एक सोशल प्रॉब्लम हो, एंड एक्सपेक्टेशन, वो ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरे जाके। लिमिटेशन क्या होनी चाहिए? प्रोवाइड अ बैकग्राउंड फॉर एनी लिमिटेशन टू दिस स्टडी, बी वेरी स्पेसिफिक, फॉर एग्जांपल द पॉपुलेशन टू विच योर स्टडी फाइंडिंग विल बी लिमिटेड। यानी कि आपने अगर एक रिसर्च की है, वो एक स्पेसिफिक कंट्री के, स्पेसिफिक सूबे के, स्पेसिफिक शहर के लोगों के ऊपर है, तो आप ये लिमिटेशन अपनी रिसर्च के अंदर शो करें। लिटरेचर रिव्यू, यानी कि जितनी भी बुक्स वगैरह, लिटरेचर, सारी चीज़ें आपने यूज़ की हैं, उनकी इन डेप्थ में जाके उनको देखें, और तकरीबन देर शुड भी 6 से 10 होने चाहिए वो। मेथोडोलॉजी क्या है? दिस सेक्शन इंक्लूड मेथड, कौन से मेथड्स आपने अपनी रिसर्च के अंदर यूज़ किए हैं, जैसे आपने मुख्तलिफ किस्म एक्सपेरिमेंट यूज़ किए हैं, सर्वेज यूज़ किए हैं, क्वेश्चनर यूज़ किए हैं, ऑब्जर्वेशन है, पार्टिसिपेटरी मेथड, जो मेथड आपने यूज़ किए हैं वो उनका जिक्र होगा यहाँ पर। डेटा कलेक्शन एनालिसिस प्लान, डेटा किस तरीके से कलेक्ट किया है आपने, कहाँ कहाँ से कलेक्ट किया है। अगर आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, बहुत सारा डेटा कलेक्ट कर लिया और आपको पता ही नहीं कि उसको एनालाइज किस तरीके से करेंगे, आपको पता होना चाहिए। जैसे आप जो है टेबल्स यूज़ कर रहे हैं, स्प्रेडशीट और बेसिस टू एग्रीगेट एनालाइज डेटा, कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे, किस तरीके से होगा, कौन करेगा, कितना इसमें टाइम लगेगा, इसमें कोई स्पेशल हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या बजट काउंट्स वगैरह तो आपको यूज़ नहीं होंगे, अगर यूज़ होंगे तो वो आपके पास हैं या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर डेटा कलेक्शन एनालाइजिंग प्लान के अंदर आप देखेंगे। Discussion in this chapter should begin with a concise restatement of your study purpose along with the need background information, यानी कि जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड होगी और क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होंगी उसके ऊपर डिस्कस होगा। हाउ कैन दे बी इंटरप्रेटेड, यानी कि व्हाट स्पेसिफिकली डू द रिजल्ट मीन, जो रिजल्ट निकल के आएंगे उनका क्या मकसद होगा, किस तरीके से आप उनको इंटरप्रेट करेंगे, क्या वो मल्टीपल वेज के अंदर इंटरप्रेट हो सकते हैं, उसमें से क्या फाइंडिंग निकल के आएंगी आपकी हाइपोथेसिस के ऊपर। डू नॉट क्लेम मोर फॉर योर रिजल्ट दैट डेटा रियली शोज, यानी कि आप अपना रिजल्ट में वो चीज़ें शो ना कर दें जो कि आप डेटा यूज़ कर रहे हैं वो शो कर रहा हो, तो वो तो ऑब्वियस सी बात हो जाएगी। तो ऑडियंस पहले रीड कर चुके होंगे उस डेटा को और उसके अंदर से वो इन्फॉर्मेशन वो ग्रैब कर चुके होंगे, और उसके बाद आप अगर रिजल्ट में वही इन्फॉर्मेशन शो करेंगे तो ये एक अच्छी बात नहीं है। कंक्लूजन, दिस सेक्शन शुड समराइज योर रिजल्ट एंड डिस्कशन, जो आपने रिजल्ट और डिस्कशन है उनको समराइज कर देगा, आप अपनी इन्फॉर्मेशन को जो है कंक्लूड कर देंगे। उसके बाद है बिब्लियोग्राफी, ये वर्ड आपने सुना होगा। द टर्म बिब्लियोग्राफी इज द टर्म यूज फॉर अ लिस्ट ऑफ सोर्सेज, यानी कि कौन कौन सी आप यहाँ पे बिब्लियोग्राफी में लिस्ट देंगे, कौन सी आपने बुक्स यूज़ की हैं, आर्टिकल्स कौन से यूज़ किए हैं, वेबसाइट कौन सी यूज़ की हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। अपेंडिसिस क्या होता है? Appendix is a supplementary document that facilitates your reader understanding of your research, but it is not essential for your core argument। यानी कि अपेंडिसेस जो है एक सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट होता है जो फैसिलिटेट करता है आपके रीडर को कि इस रिसर्च के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने यूज़ किए हैं, कौन से आर्टिकल्स यूज़ किए हैं, या जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं उनकी यहाँ पे मीनिंग्स आ रही होती है कि उससे आपकी क्या मुराद है, या कोई आपने स्टेटिस्टिकल डेटा यूज़ किया, जैसे आपने कोई
इन्फॉर्मेशन दी है कि लिटरेसी रेट जो है वो पाकिस्तान में इतने परसेंट है, तो वो किस तरीके से ड्राइव हुआ वो अपेंडिसिस के अंदर आ जाएगा। तो अगर किसी को वो पूरी डिटेल रिसर्च देखनी है तो वो यहाँ पर आके देख लेंगे, और ये आपका कोर आर्ग्यूमेंट फिर भी नहीं होगा। उसके बाद टेबल्स एंड फिगर, मुख्तलिफ टेबल्स और फिगर जो है वो आप यूज़ करेंगे अपनी रिसर्च के अंदर। रॉ डेटा है, यानी कि कुछ डेटा ऐसा होगा जो रॉ फॉर्म में होगा, उसको आप बिल्कुल एंड में यहाँ पर लाके अपेंडिसिस और एट द एंड ऑफ योर थीसिस के अंदर शो करेंगे। तो गाइज ये था आज का लेक्चर, बहुत ज़्यादा लेंथी था, मैंने कोशिश की है समराइज़ फॉर्म में दें, और इसमें अगर आपसे बातें पूछी भी जाएंगी तो बहुत समराइज़ आएंगी, क्योंकि ये पूरे 10 12 13 पॉइंट हैं, इनसे रिलेटेड पूरा 5 नंबर का भी सवाल आएगा, तो इसमें आपने 3 4 5 पॉइंट लिख दिए वो बहुत है। ये लिस्ट आप पूरी लिख दें और इसमें से 3 4 को आप एक्सप्लेन कर दें, आपका इनफ है। आप एग्जामिनर ये टेस्ट कर रहा होता है कि आपने ये लेक्चर पढ़ा है, प्रिपेयर किया, आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन है भी या नहीं है। मैं पहले ही कह रहा हूँ, थीसिस राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन क्यों पढ़ाया जा रहा है इस लेक्चर में, ये समझ से बाहर है, क्योंकि बैचलर स्टेट में आपने नहीं लिखना, मास्टर्स में जाके आपने इतना इतना ज़्यादा तो नहीं लिखना है, 1 2 कोर्स होंगे उसमें आपको ये हेल्प आउट करेगा, लेकिन मेन जो है ये जाके आपको डॉक्टरेट लेवल पे जाके हेल्प करेगा। तो ये आप थोड़ा बहुत रीड कर लें, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा, कोई इतनी हार्ड बात नहीं है इसके अंदर। तो गैस ये था आज का लेक्चर, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिख दें, कोई सजेशन है तो भी हमें बता दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, फाइनल टर्म्स आने वाले हैं, उससे रिलेटेड हम एमसीक्यूज़ की फाइल्स बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की फाइल बनाएंगे, और उस पे हम इसी तरीके से लेक्चर में पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे, और जो सब्सक्राइबर होंगे उनको हम वो फाइल जो है वो उनके साथ शेयर भी कर देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।